ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है जीएसटी बचत उत्सव, करों में कटौती से अर्थव्यवस्था को मिलती गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। त्योहारों की रौनक अब केवल मिठाइयों और सजावट तक सीमित नहीं है। इस बार देश भर में जश्न का एक नया रंग जुड़ा है, जीएसटी बचत उत्सव। ये खुशियों की सौगात है। ये एक तरह से सपनों के साकार होने जैसा है। त्योहारों के अवसर पर मध्य वर्ग की यही चाहत होती है कि नए कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं और संभव हो पाए तो कहीं घूम आएं। जीएसटी बचत उत्सव में ये सब मुमकिन है। यानी इस त्योहार हर चेहरे पर होगी खुशियां अपार। जीएसटी की दरों में कटौती से किन सेक्टर्स में किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो आर्थिक विशेषज्ञ उपस्थित हैं, दिलीप चिनॉय और शिशिर सिन्हा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार शिशिर सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक ऐसी कोशिश है जिससे कि हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। अगर पूरे 140 करोड़ लोगों के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो किस तरह के सकारात्मक बदलाव की आप उम्मीद करते हैं जब जीएसटी की सिर्फ 2 दरें अब हैं भारत में? देखिए, कहते हैं कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है तो आपको सोचना है कि जो समाज का वो तबका जो बहुत महत्वाकांक्षी है, आकांक्षाएं जिसकी है, जिसको हम लोग मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं, और मध्यम वर्ग का दायरा बहुत बड़ा है। अगर आप तो कहेंगे कि मध्यम वर्ग की परिभाषा क्या है तो 5 लाख से शुरू होकर के 30 लाख रुपए तक भी जा सकती है। अब इसमें हर तबके के लिए जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनकी कैसे पूर्ति की जाए। आपको उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि एक एलसीडी टीवी है, एक बड़ा टीवी हम लेना चाहते हैं। अभी हमारी समस्या ये रही है कि वो 28% की दर तक, अगर मैं 22 सितंबर के पहले की बात करूं तो वो 28% की दर पे था। अब यदि वो 18% पे आ गया तो मेरे लिए वो 10% में से पूरा का पूरा नहीं भी मिलेगा तो कम से कम 4 या 5% मिल जाएगा। एक चीज हमारे श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि अगर 10% या 13% की कमी दर में हुई है तो इसका मतलब नहीं कि अंतिम कीमत में भी 10% या 13% की कमी हुई, क्योंकि कीमतों के आकलन का तरीका होता है। मैं कहूंगा कि अगर उसमें 5% की कमी हो जाती है, 6% की भी कमी हो जाती है तो वो आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। तो ये वो मध्यम वर्ग है जिनकी आकांक्षाओं की पूर्ति होनी है, जो उस तरह के एस्पिरेशनल गुड्स को खरीदना चाहता है, जैसे गाड़ी मोटर की बात करें या फिर हम एलसीडी की बात करें या फिर हम एयर कंडीशनर की बात करें। दूसरी ओर समाज के उस तबके को देखिए जिसके लिए आम जरूरत की चीजें जहां पर 12% की जीएसटी लगा करती थी वो 5% है। आज खाने पीने की सामान अगर पैक्ड को आप छोड़ दीजिए तो वो लगभग फ्री है, और जो पैक्ड है उन पे 5% है। यहां तक कि जैसे मैं कहूं घी और मक्खन जो कि 12% पे था वो घट करके 5% पे आ गया। तो ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो कि आम जरूरत की चीजें हैं, वो उस पर दरें कम हुई, और दूसरी ओर हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले जो सामान हैं उनकी दरों में कमी हुई। तो जो आप 140 करोड़ की आबादी की बात कर रहे हैं, मैं उसको 150 करोड़ कहूंगा, क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी पहुंच चुकी है। उस 150 करोड़ में अगर आप 60-70 करोड़ लोगों की जरूरतों को या उनकी उम्मीदों को पूरा करने में आप थोड़ी भी मदद करते हैं तो वो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ा संकेत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आने वाले त्योहारों को हम इसकी भावना से मनाएं जहां पर हर खरीदारी बचत का मौका बने। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने राष्ट्र के संबोधन में क्या कहा था। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। दिलीप सर, की जिन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है उसमें एक ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है। अगर एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो भारत सरकार के हैं, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उन्होंने कहा कि एक ही दिन में मारुति के 80,000 कारों की पूछताछ हुई, इंक्वायरी की गई, जिसमें 30,000 कारों की तो डिलीवरी हो गई, जो 35 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। हुंडई का आंकड़ा देते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन में 11,000 डीलर की बिलिंग्स हुई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है। जिन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा प्रभाव की बात की जा रही है उसमें ये भी एक सेक्टर है। कैसे देखते हैं इस सेक्टर में आप? तो अगर ऑटोमोटिव सेक्टर को देखें तो उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। और जैसे शिशिर जी ने कहा था कि अगर 10% में, या अगर आप देखें कि कार में नहीं तो 47% से 12% 18% पे है, यानी कि आपको 30% या ऐसे कुछ रिडक्शन मिला है। और इसमें तो बिल्कुल साफ ही साफ सारा जो बेनिफिट है वो
ग्राहक को जाता है। तो इस टाइम और इसमें देखने की बात यह है कि 22 सितंबर से जब ये लागू हुआ और ये 3 या 4 सितंबर को अनाउंस हुआ, तो 4 और 22 सितंबर के बीच में खरीदार एक महीने रुक के रखे थे। कई कंपनीज थे जैसे उन्होंने उसको पहले ही लागू कर दिया था। तो ट्रेडिशनली जो है ये नवरात्रे के टाइम और धनतेरस के टाइम तो अभी देखने की बात है, तो उसका ये 80,000 नंबर बहुत कम रहेंगे, ज्यादा नंबर आएंगे। तो इस समय जो मिडिल क्लास लोग हैं ज्यादातर जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार खरीदते हैं, वो नॉर्मली इस टाइम खरीद रहे हैं। तो आपको ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से दिखेगा। और पहले जो जीएसटी के अनाउंसमेंट के पहले जो वो कह रहे थे कि लो सिंगल डिजिट में ग्रोथ होगी, अभी कोई उम्मीद कर रहा है कि डबल डिजिट में भी ग्रोथ हो सकता है, लेकिन थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं, बोले कि हाई सिंगल डिजिट में एक तरीके से होगा। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है और सब इसी टाइम खरीदते हैं। तो ऑटो सेक्टर तो एक है, दूसरा एयर कंडीशनर, टीवी। एक हिसाब लगा लीजिए कि धनतेरस में जो आम आदमी जो भी कुछ खरीदता है, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल से लेकर के स्टील, राइट, टू गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस और बढ़ रहे हैं, लेकिन टैक्सेशन एक तरीके से दूसरा है। तो हर में एक टैक्सेशन की एक रिडक्शन हुआ है। और दूसरा है जो मेरा बजट था, ठीक है, जैसे शिशिर जी ने बोला कि घी भी सस्ता हो गया है, बटर भी सस्ता हो गया है, तो मेरे डेली जो कंजम्पशन है वो भी सस्ता हो गया, उसमें खर्चा, मेरे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ा है। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से और कीमत गिरने से मेरा कंजम्पशन पैटर्न एक तरीके से और बढ़ेगा। और जैसे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि ये जो अलग अलग जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, उसको इम्पैक्ट रिड्यूस करने में ये एक बहुत बड़ा है ना, लोगों के लिए खुशी है, मैं देश के लिए भी एक तरीके से बहुत फायदेमंद कदम है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा छोटी सी बीच में, जैसे ऑटोमोबाइल में देखिए, पेट्रोल की गाड़ियां जो 28+1 पे होती थी 29% था, अब वो 18% है। डीजल की गाड़ियां देखेंगे 28+3 था, जो कि ये 4 मीटर से छोटी जो गाड़ियां हैं, जो कि लार्ज स्केल पे बिकती रही हैं। अब खासतौर पे आप छोटे शहरों में, कस्बों में और ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे, वो 31% था, वो घट करके 18% हो गया। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन में आपका सेल काफी डाउन हो गया था, बिक्री काफी कम हो गई थी। अब वो बढ़ने की उम्मीद है कि जो भी स्कूटर से 4 व्हीलर में जाना चाहता है, उसके लिए अब विकल्प बन गया कि नहीं, हम यहां पर भी जाएंगे तो हमारे लिए फायदा है। एक और बात ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ कि जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं, जो कल पूर्जे हैं, उस पर भी 18% है। यही वजह है कि बहुत सारी कंपनियों ने जब 3 तारीख को ऐलान हुआ तो 5 या 6 को पूरा विज्ञापन दे दिया कि हम आज ही से पास ऑन कर रहे हैं, आपको 22 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक और ऑटो सेक्टर में अहम बदलाव किया गया, ग्रीन मोबिलिटी, जो कि सरकार का जोर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, उस पर भी 12% से जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। क्या लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल की भी बात चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, लेकिन अभी भी एक हिचक थी लोगों के जहन में, चाहे वो चार्जिंग पॉइंट को लेकर हो, चाहे अगर हम पेट्रोल के गाड़ियों से तुलना करें तो कहीं ज्यादा कीमत लगती है लोगों को। इससे क्या उस सेक्टर में भी लोगों की सोच बदलेगी? देखिए, ई व्हीकल्स को लेकर के एक अभी समाज में 2 तरीके के मत हैं। एक लोगों का कहना होता है कि नहीं, हम कैसे इसको रखेंगे, और खासतौर पर दिल्ली जैसे शहर में आप जहां पर बिल्डर्स फ्लैट में रहते हैं, वहां पर चार्जिंग एक मेजर इशू, तो वहां पर आप देखेंगे कि एक वो हिचक अभी भी रहेगी। उस हिचक की वजह से लोग कहेंगे कि हम फोसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां जो हैं वो हम ले लेते हैं। एक और बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि 5% वो है तो सही, लेकिन उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, क्योंकि बाकी जो उसके कल पुर्जे हैं, खासतौर पर बैटरी की बात करें, वो अभी भी काफी महंगी होती हैं। तो कीमत कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ने से रुकेगी। इसके बावजूद अगर हर महीने के हम फाडा के आंकड़ा देखें, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का, जो कि रिटेल सेल का है, वो ये दिखा रहा है कि ई व्हीकल की संख्या बढ़ रही है। हाइड्रोजन या हाइब्रिड जो गाड़ियां हैं, उसके मामले में हमको उम्मीद नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। ई व्हीकल की बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी हम उम्मीद कर सकते हैं। दिलीप जी, अगर हम चर्चा करें, अभी तक हमने जो बात की वो मध्य वर्ग की बात की, और चाहे खाने की थाली की बात करें या त्योहारों की रौनक की बात करें, लेकिन अगर ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की अगर हम चर्चा करें, तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। जीएसटी 2.0 कंप्लायंस को आसान बनाएगा, खर्च घटाएगा, वर्किंग कैपिटल को आजाद करेगा और खपत बढ़ाएगा। निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी पर किस तरह का असर देखते हैं आप? तो जो जीएसटी 2.0 है, शुरू करते हैं इकोनॉमी के वेरियस जो अलग अलग भाग है। तो आप एग्रीकल्चर से लेके जाइए,
एग्रीकल्चर में फार्म इक्विपमेंट का जीएसटी कम कर दिया है, फर्टिलाइजर्स पे जीएसटी कम कर दिया है, बायो प्रोडक्ट्स पे एक कम कर दिए गए। और जो भारत का जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें फार्मर्स इनकम डबल करना है, उसमें एक तो एमएसपी बढ़ रहा है और दूसरे टाइप आपका इनपुट कॉस्ट कम हो रहे हैं और प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। और क्योंकि हमारे जो मैकेनाइजेशन था वो विश्व स्तर से बहुत कम था, तो अभी जो फार्म मैकेनाइजेशन सेंटर्स है उनको भी काफी सुविधा मिलेगी जो जीएसटी कट मिला है। दूसरे आप देखें तो जो बिलो मिडिल क्लास है तो उनके लिए डेली जो नेसेसिटीज है, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर जीएसटी घटा करके उनके यहाँ भी डिस्पोजेबल इनकम दिए। और एजुकेशन में जो टेक्स्ट बुक्स और वो पेपर पेंसिल पे उस पे एक तरीके से है, तो उनके यहाँ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। अगर डिस्पोजेबल इनकम उनके पास बढ़ेगा, एग्रीकल्चर के पास ज्यादा इनकम होगा, तो वो खरीदारी करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा देश का जीडीपी बढ़ेगा। हमने मिडिल क्लास की तो बात की थी और आप जैसे आपने कार का आंकड़ा दिया था और अलग जो नंबर्स आ रहे हैं, ई कॉमर्स में 30% बढ़ोतरी हुई है पहले दो दिन में जो रिपोर्ट्स आए हैं। तो इसमें जब जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन की ज्यादा डिमांड होगी, प्रोडक्शन की ज्यादा डिमांड होगी, नौकरियों की ज्यादा डिमांड होगी। तो ये एक फुलफिलिंग साइकिल है इसमें, जिसमें पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोग कह रहे थे कि जो टैरिफ्स के वजह से और दूसरे जियोपॉलिटिकल के वजह से इंडिया की ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे अगर हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, तो हमारे ग्रोथ रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। जो हमारी जो विकसित भारत की जो जर्नी है उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अभी थोड़ा और भी रिफॉर्म्स के जरूरी है, वो हम बाद में किसी टाइम चर्चा करेंगे। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि जीएसटी सुधारों और केंद्रीय बजट में घोषित आयकर राहत का अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और शिशिर जी, उनका मानना है कि 2025-26 में विकास दर 6.3 से 6.8% के स्तर पर रह सकती है। आपकी क्या सोच है? इसमें दो चीजें हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जब आया था तो उसमें एक रेंज दिया गया था विकास का 6.3 से 6.8। अब उसके बाद ये आर्थिक सर्वेक्षण आया था आपका 31 जनवरी को। उसके बाद दो बड़ी घटनाएं घटी। एक तो हमारा जो टैरिफ का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे, उसका भी असर पड़ा। उसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि क्या हम 6.3% विकास करेंगे, जो हमारा रेंज है जो आर्थिक सर्वेक्षण का। उसके बाद तमाम एजेंसियों ने जो है हमारे जो विकास के अनुमान थे घटा दिए। अब मैं आपको कल, यानी कि आज हम लोग बुधवार को बात करें, मंगलवार को दो एजेंसी का आंकड़ा आया है। एक है ओईसीडी और एक है आपका एसएनपी ग्लोबल। ओईसीडी ने 40 बेसिस पॉइंट, यानी कि पहले उन्होंने 6.3 की बात कही थी, अब उनका अनुमान है कि 6.7% विकास दर रहेगी। उसमें एक बड़ा योगदान जो है जीएसटी का है। दूसरी तरफ एसएनपी ग्लोबल ने कहा है कि जो 6.5% उनके विकास दर का अनुमान था वो उस पे स्टिक है, वो उस पे अभी भी कायम है और उनको लगता है कि जीएसटी की वजह से आर्थिक गतिविधियां और बढ़ेंगी। अगर आप जो मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन साहब की बात कर रहे थे, पहले जब वो बात कर रहे थे, जब जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि 6.3 और 6.8 में जोखिम जो है वो निचले स्तर का है, मतलब 6.3 का उन्होंने संकेत दिया था। कहा नहीं था, एक संकेत की बात मैं कर रहा हूं मैं। अब जो है उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 6.8, एक यहां इंडिकेशन ये भी आ रहा है। तो आप देखिए कि ये जीएसटी का जो रिफॉर्म है, जो लगभग अगर मैं प्रधानमंत्री के भाषण से कुछ आंकड़े लूं, जिसमें उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए के अर्थव्यवस्था को फायदा बचत होने की बात कही थी, और जो दिलीप सर ने जो बात कही, जो साइकिल की बात कही, हम लोग उसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं वर्चुअस साइकिल या सुचक्र, यानी कि एक अच्छे से दूसरा अच्छा होना। आप यदि लोगों के हाथ में पैसे देते हैं, लोग मांग करते हैं तो खपत बढ़ती है, कंपनियां उत्पादन बढ़ाती है, रोजगार के मौके बनते हैं, फिर लोगों के हाथ में पैसा आता है, मांग आती है। तो ये जो सूचक्र है, वो ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत है, वो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा योगदान करेगी। तो अभी का जो अनुमान है और जो एसएनपी और ओईसीडी ने जो कल आंकड़े दिए हैं, इस आधार पर हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम 6.5 से भी ज्यादा दर से इस साल विकास कर सकते। तो शिशिर के बात पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो जो प्राइस रिडक्शन हुआ है और जो हमारा इन्फ्लेशन मेजर करने का बास्केट है, उस पे भी बहुत सारी चीजों की प्राइस घटी है।
तो हमारा जो इन्फ्लेशन लेवल है वो भी एक तरीके से लोअर होगा। इन्फ्लेशन लेवल लोअर होगा तो इंटरेस्ट रेट घटा सकते हैं और वो एक तरीके से एक वर्चुअस साइकिल में, इंग्लिश का शब्द यूज कर रहे हैं, वर्चुअस साइकिल होगा। इसको आप हिंदी में सुचक्र कह लीजिए। दुष्चक्र का उल्टा सुचक्र हो गया। जी, हल्के तौर पर आप दोनों ने वो टैरिफ की चर्चा की जो अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, और कई सारे जो आर्टिकल्स हैं इस बात पर भी संकेत दे रहे हैं कि जीएसटी 2.0 के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि जो भारतीय निर्यात इस समय दबाव महसूस कर रहा है उसको भी बूस्ट प्रदान किया जाए। दिलीप जी, क्या कहेंगे आप इस पर? तो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप देखें, जो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जीएसटी का रिबेट मिलता है, लेकिन आप हाई जीएसटी, अगर गाड़ी का देख ले तो आप हाई जीएसटी पे करते हो और फिर आपको वेट करना पड़ता है रिफंड के लिए, और एक उसका प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब वित्त मंत्री ने और अलग मंत्रियों ने कहा कि जीएसटी 2.0 में रिफंड का स्पीड बढ़ाएंगे। दूसरा, क्योंकि जीएसटी रेट घटा है, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं है। और तीसरा, क्योंकि जैसे शिशिर जी ने कहा था कि ऑटो कंपोनेंट्स के भी दाम गिरे हैं, सप्लाई चेन में आपको फायदा हो रहा है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है, अगर ऑटोमोबाइल का ले, आपका बिल्कुल प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होगा। जब कॉम्पिटिटिव होगा, प्राइस रिडक्शन होगा, तो अगर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है, उसमें से 10-15% इसको एक तरीके से रिड्यूस करें, तो और भी कॉम्पिटिटिव होता है और देशों में भी एक तरीके से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़े हिस्सेदार है, उनके लिए कैश फ्लो प्रॉब्लम बहुत हुआ करती थी। वो कैश फ्लो प्रॉब्लम रिड्यूस करना और उनको एक तरीके से पूरे सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन करना और जो अपील प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें काफी फायदा और एक्सपोर्टर्स को भी बेनिफिट है। प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इस जीएसटी बचत उत्सव में आप स्वदेशी को अपनाइए, और लोकल फॉर वोकल की बात वो पहले भी कह चुके हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। शिशिर जी, आपसे स्वदेशी पर बात करेंगे। एक तरफ जीएसटी 2.0 और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आह्वान स्वदेशी अपनाओ, कैसे जोड़कर देखते हैं त्योहारों के सीजन में? पहले भी वो खादी को अपनाने की बात कह चुके हैं। देखिए, यहाँ पर ना एक बड़ी चर्चा शुरू हुई थी जब आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा आई थी, और वहीं से स्वदेशी की बात और प्रबल हुई। आत्मनिर्भर भारत में लोगों ने एक जिसे कहा जाए कि एक भ्रम की स्थिति बनी कि हम सब कुछ खुद ही बनाएंगे, जो हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो आपको जहां पर कच्चा माल आप खूब सारा आयात करें और फिर तैयार माल आप दुनिया में बेचें, ये आपके लिए एक बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे सामान जो आपके देश में बनते हैं, अब जैसे दीपावली का समय आ रहा है, हम घरों में जो लड़ियां लगाते हैं, उन लड़ियों में ज्यादातर जो है हमने अभी तक बाहर के देशों से आए हुए लड़ियां लगाई हैं, जबकि अपने देश में जो कुम्हार दिए बना रहे हैं या जो अपने देश में कुम्हार लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं, वो हम नहीं खरीद रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे कि चीन से जो लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति आती है वो वॉल्यूम गेम है, इकोनॉमी ऑफ स्केल उनका बहुत हाई है, तो उसकी कीमत कम होती है। लेकिन हमारा कुम्हार जो है, जिसमें वो जान डाल देता है, उसकी कीमत अगर थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उसके अंदर जो कलात्मकता और स्वदेशीपन की बात होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम यदि इससे शुरुआत करें, दिया लेना है, लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति लेनी है, हमें इस तरह की लड़ियां लगानी है जो कि हमारी अपने देश में बनी हो सकता है कि शुरुआती दौर में थोड़ी कीमत ज्यादा हो क्योंकि वहां पर वॉल्यूम की बात होगी, लेकिन जब आप मांग करेंगे तो उसका वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा, फिर कीमत घट जाएगी। दिक्कत यह है कि हम जब मांग ही नहीं करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो हमको सस्ते में दे दे, ये तो गलत होगा। तो स्वदेशी की भावना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपने उद्योगों को अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो आज जो टैरिफ के कारण जो सिचुएशन है, या मान लीजिए जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, और उसमें हम लोग कहते हैं कि घरेलू मांग को हमको बढ़ावा देना है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है, तो घरेलू मांग और घरेलू उद्योग को बढ़ावा कौन देगा? घरेलू ग्राहक देगा। वो ग्राहक अगर अभी भी बाहर के सामान को खरीदेगा, आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसको पूरी नहीं कर सकता। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा कर रहे हैं शिशिर जी। इस सरकार का फोकस कुछ समय पहले था किसानों की आय को दोगुना करना, और अभी कुछ समय पहले आपने चर्चा की कि कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इस बदलाव से सरकार उस लक्ष्य तक भी पहुंच सकती है? पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो उसमें पानी, फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस और एमएसपी
और कई सारे चीजें, मंडी वगैरह वगैरह पूरा। तो अगर आप पिछले कई साल से देखें तो शुरुआत की थी रिफॉर्म्स की इस सेक्टर में ई मार्केट प्लेस के, इनाम। अभी हाल ही में इनाम 2.0 का एक तरीके से ऐलान हुआ है, ये ई मार्केट प्लेस और प्राइस डिस्कवरी। दूसरा, जो मोबाइल फोन पे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम गए हैं फार्मर्स को वो प्राइस डिस्कवरी के लिए, वो भी एक बहुत अहम बात है। और अगर आप देखें यूक्रेन वॉर और दूसरे जब वॉर के टाइम पे फर्टिलाइजर्स के प्राइस विश्व भर में एक तरीके से बहुत ऊंचे हुए थे, लेकिन सरकार ने यहाँ पे उसको स्टेबलाइज करके रखा था कि फार्मर्स को उन्हीं दामों पे प्राप्त फर्टिलाइजर मिले, और इसमें उन्होंने और जीएसटी घटा दिया है और फार्म मैकेनाइजेशन के इंसेंटिव्स दिए थे और फार्मर कोऑपरेटिव्स का एक तरीके से इंसेंटिव दिया था, और नई मिनिस्ट्री भी बनाई है कोऑपरेटिव्स की। तो अगर आप पूरे वैल्यू चेन में देखें तो काफी बदलाव किया गया है कि इनपुट कॉस्ट फार्म को कम हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्योंकि अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उसी दाम पे उनको ज्यादा इनकम मिलता है। हर घर में पानी, सोलर वाटर पंप्स, वो पूरा जो एक तरीके से पूरा जो इकोसिस्टम है, उसका यही लक्ष्य है कि फार्मर की इनपुट कॉस्ट को कम करें, उनके ऊपर टैक्सेशन कम करें, और चाहे एमएसपी ज्यादा बढ़ाना ना पाए, लेकिन अभी वो देश के अन्नदाता है, ठीक है। तो फार्म में काफी एक तरीके से तरीका हुआ, और अनफॉर्चुनेटली पहले जो और भी रिफॉर्म करने जा रहे थे वो तरीके से रुक गया था। मेरे ख्याल कभी भी 2-4 साल में या अगले टाइम ये फिर से प्रयास करेंगे कि फार्म में जो रुकावट आ रही है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, इसको भी एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2047 में भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में जीएसटी 2.0 एक बेहद सार्थक पहल है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबका साथ सबका विकास की नींव रखी, सबका विश्वास जीता, और सबका विश्वास जीतकर जीएसटी जैसा बड़ा सुधार, जो सारी दुनिया ने जिसको एक्नॉलेज किया, वैसा सुधार लेके आए। और अभी जो हाल में फैसला लिया है जीएसटी की रेट्स को मर्ज करना, जीएसटी की रेट्स को कम करना, दरों को कम करना, टैक्स में बड़ी बचत लाना, हर नागरिक के जीवन में बड़ी बचत लाना, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। 99% हमारे जो डे टू डे यूज की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी में कमी आएगी, चाहे रसोई के सामान में, खाने पीने के सामान में, चाहे कपड़े, चाहे बच्चों की पढ़ाई का सामान, चाहे घर के अंदर टीवी खरीदना हो, घर के अंदर के सामान, कार, स्कूटी, इन सब चीजों पे बड़ी बचत जीएसटी के इस महा फैसले से, इस ऐतिहासिक फैसले से आएगी। शिशिर जी, अगर थोड़ा रियल एस्टेट की बात करें, जहां पर सीमेंट पर 28% से 18% जीएसटी कर दी गई है, ग्रेनाइट, रेत, चूना, ईंट पर 12% से 5%। लोगों को ये जानने में दिलचस्पी है कि इस बदलाव से घर खरीदना अब सस्ता होगा। आपने कच्चे माल की बात की। घर के लिए कर्ज लेने पे ब्याज दर में अगर इस साल की बात करें तो जो रेपो रेट है उसमें लगभग 1% की कमी हुई है। तो उसका असर, चूंकि ज्यादातर जो बैंक्स हैं, ज्यादातर क्या लगभग सभी बैंक जो हैं, जो 2019 के बाद जो घर कर्ज दे रहे हैं वो रेपो रेट लिंक्ड हैं। तो रेपो रेट में बदलाव हुआ है तो वहां पर ब्याज दर में कमी हुई। तो एक तरफ आपके लिए कच्चा माल कम हुआ है, तो जिससे कि घर की लागत में कमी करना संभव होगा। दूसरी ओर घर खरीदने के लिए आपको संसाधन जुटाने में भी ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप लोग रियल एस्टेट की बात करते हैं, ये 400 तरह की आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा पहुंचाता है। आप केवल ये सीमेंट छोड़ दीजिए, आप वहां पर देखिए कि पेंट है, आप वहां पर देखें कि कांटी, जो नेल हम लोग जिसको कहते हैं, आप देखें लकड़ी के जो बने हुए सामान हैं, जो सर्विसेज में अगर आप कहेंगे तो आर्किटेक्ट है, कारपेंटर है, ये तमाम तरह की सर्विसेज हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 400 तरह की गतिविधियां जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इससे प्रभावित होती हैं। जब इसके कच्चे माल की लागत कम हो जाए, जब ब्याज की दर कम हो जाए और लोग घर खरीदने के लिए इच्छुक हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कि इन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरफ वो कारोबार बढ़ेगा और जो उस कारोबार पर निर्भर है उनका भी कारोबार बढ़ेगा। तो ये एक तरीके से दोनों के लिए जो है वो फायदे की स्थिति है। दिलीप जी, अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो होटल के किराए में भी कमी की गई है, 12% से 5%। 7,500 रुपए पर डे की जो होटल टैरिफ हैं उस पर भी कमी की गई है। साथ ही साथ जिम, सलून, नाई, योग पर भी कमी की गई है। इंडिया के सेवा क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं? हम कॉमनवेल्थ गेम्स के भी आयोजन करने की सोच रहे हैं, हम 2036 के ओलंपिक्स जैसे बड़े आयोजन करने की दिशा में भी देख रहे हैं। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, आपने जो स्टेटमेंट में बोला था कि लोगों
बाहर खा सकते हैं और बाहर घूम सकते हैं। एक तरीके डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और ईटिंग आउट, अभी भी काफी लोग ईटिंग आउट का एक करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा फायदा हो गया है। और अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन फूड देखें और जो लो कॉस्ट होटल्स देखें, उसमें तो एक तरीके से मैं स्टॉक मार्केट का एक शब्द प्रयोग करूंगा, बुल रन हो गया। इस जीएसटी में मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है और उनके एस्पिरेशंस को करने के, चाहे बाहर खाने का, चाहे टूरिज्म करने का, चाहे व्हाइट गुड्स खरीदने का, चाहे गाड़ी खरीदने का या कपड़े भी खरीदने के लिए, कपड़े के 2 दर किए गए हैं, वो दूसरी बात है। बट इन सब में आपके जो इस बजट में आप 10% से 12% ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। अंत में एक सवाल, छोटा छोटा जवाब चाहेंगे। शिशिर जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश में हैं, उस दिशा में इस पहल को आप कैसे देखते? आर्थिक विकास केवल सामान्य चीजों की खपत में बढ़ोतरी से नहीं होती है। लोगों की जो आकांक्षाएं और उम्मीदें जो होती हैं, उसे पूरी करने से भी अर्थव्यवस्था का बेहतरी होता है। क्योंकि हम लोग अर्थव्यवस्था में सामान और सेवाओं की कीमत देखते हैं। जब ऊंची कीमत वाले जब सामान और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा, वो आपकी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा। जीएसटी 2.0 हो या आम बजट में जो भी घोषणाएं की गई हैं, उसका एक बड़ा मकसद ये रहा है कि हम लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाओं को कैसे पूरी करें और वही अर्थव्यवस्था के विकास को रफ्तार दें। आपसे अंत में ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में क्या इस पहल की कोई भूमिका देखते हैं, दिलीप जी? जीएसटी 2.0 का एक बहुत बड़ा भूमिका है। पिछले 2-3 महीने में देखें, जुलाई में तो इनकम टैक्स एक्ट बदला था। इतने साल में फाइनेंशियल सेक्टर में कोई ज्यादा रिफॉर्म नहीं आया था। लोग कह रहे थे इनकम टैक्स एक्ट बदलना चाहिए, जीएसटी बदलना चाहिए। पिछले 2 महीने में ये हो गया। और आप ध्यान देखिए, ये जीएसटी 2.0 है। इसका ये इमेज है कि आगे भी कुछ हो सकता है, 3.0 भी आ सकता है। तो एक रोड मैप है जो बजट में भी अनाउंस किया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2 कमेटी, एक फाइनेंशियल सेक्टर, एक नॉन फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये जो सारे जो सरकार प्रयास कर रही है अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए, और एक तरीके से ये पूरी एक रोड मैप है विकसित भारत के लिए। और ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। अब 1 साल बाद, 2 साल बाद हम देखेंगे तो जो आज जो कहा था वो जब सच निकलेगा तो फिर लोगों को एक तरीके से आश्वासन होगा कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं वो हमें विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं। दिलीप चिनॉय सर आपका, शिशिर सिन्हा सर आपका इस आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। जीएसटी बचत उत्सव का अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, अगर आपको दुकानदार पुरानी कीमत पर ही सामान दे रहे हैं, तो आप 1915 पर कॉल कर सकते हैं या आप 8800001915 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800114000 पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जीएसटी बचत उत्सव का लाभ उठाइए और खुश रहिए। अभी आप सुन रहे थे जीएसटी बचत उत्सव, करों में कटौती से अर्थव्यवस्था को मिलती गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।